Hello, dosto. This is me, Advocate Prabhas Ranjan. Today we are going to study about the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किशोर न्याय सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम 2015। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो कि डील करता है सेक्शन 39 टू 55 में। ये बताता है रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अंडर सेक्शन 39 इट सेज प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि हम जो बच्चे हैं उनको कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे और सोशल इंटीग्रेशन करेंगे। रिहैबिलिटेशन मतलब हिंदी में पुनर्वास और सोशल इंटीग्रेशन को समाज में मिलाना कहते हैं। रिहैबिलिटेशन क्या होता है और सोशल रीइंटीग्रेशन क्या होता है, इसको आइए जानते हैं डिटेल में। रिहैबिलिटेशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी बच्चा कहीं भाग गया हो, खो गया हो या ड्रग एडिक्टेड हो गया हो या किसी प्रकार की लत उसे लग गई हो, तो उसे रिहैबिलिटेट करते हैं। मतलब पुनर्वास, फिर से उसको ऐसा बना देते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में या उनको रिहैबिलिटेट करके कि वो फिर से एक समाज में रह सके, उसी को रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और सोशल रीइंटीग्रेशन मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा समाज से दूर हो गया हुआ है, वो समाज में रहने लायक नहीं है, समाज से सब उसको दूर भगा दे रहे हैं, तो उनको फिर से हम समाज में किस तरह से पुनर्स्थापित करेंगे, उसी को समाज से कैसे जोड़ेंगे कि वो समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके, समाज में रह सके, उसको सोशल रीइंटीग्रेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? The process of rehabilitation and social reintegration of children under this Act shall be undertaken based on the individual care plan of the child। इसका मतलब हुआ जो रिहैबिलिटेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है इस एक्ट में जो दिया गया है वो कैसे होगा, वो किस बेसिस पे होगा, तो इसमें बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल केयर प्लान ऑफ द चाइल्ड। इंडिविजुअल केयर प्लान का मतलब हो गया व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे का केयर किया जाएगा। ऐसे किसी भी जगह पे वो बच्चा रह रहा है तो उस बच्चे को सामूहिक तौर पे ना उसका केयर करके एक एक बच्चे पे ध्यान रखा जाएगा। उसको इंडिविजुअल केयर प्लान के बेसिस पे उसको रिहैबिलिटेट या सोशल रीइंटीग्रेशन किया जाएगा, preferably through family-based care, such as by restoration to family or guardian with or without supervision or sponsorship, or adoption or foster care। इसका मतलब है कि प्रिफरेबली प्राथमिक तौर पे उसको फैमिली बेस्ड केयर दिया जाएगा। परिवार में जैसा केयर मिलता है उनको परिवार में रख के रिस्टोर करके उनको वहाँ पे उनके परिवार में देकर उनको रिस्टोर करके रिहेबिलिटेट करवाया जाएगा, या उनको गार्जियन जो लीगली तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं उनको देकर उनको रिहेबिलिटेट या सोशल इंटीग्रेशन करवाया जाएगा। ये सुपरविज़न या सुपरविज़न नहीं भी हो तो भी हो सकता है, विद और विदाउट सुपरविज़न। मतलब सुपरविज़न का होना या ना होना ये मायने नहीं रखता, ये किसी प्रकार से हो सकता है। सुपरविज़न भी होगा फिर भी ठीक है, नहीं भी होगा फिर भी ठीक है। और स्पॉन्सरशिप का होना या ना होना दोनों हो सकता है। और एडॉप्शन और फॉस्टर केयर, या उसको एडॉप्शन में देकर उसको रिहेबिलिटेट करवाया जाए या समाज में मिलन करवाया जाए या फॉस्टर केयर में दिया जाए। फॉस्टर केयर मतलब जो बायोलॉजिकल नहीं होते हैं पेरेंट्स, किन्हीं को पालन पोषण करने के लिए सिर्फ दिया जाता है,
उनको फॉस्टर केयर कहते हैं। इनको हम इस फॉस्टर केयर के बारे में हम आगे के सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। Provided that all efforts shall be made to keep siblings placed in institutional or non-institutional care। इसमें कहता है कि प्रोवाइडेड कि ये ज़रूरी है कि जितने भी सिबलिंग हैं, सिबलिंग मतलब जो उनके भाई, उस बच्चे के भाई बहन लोग जो हैं वो एक साथ रहेंगे, तभी वो पारिवारिक माहौल में रहेंगे। वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के अंदर हो, फिर भी सिबलिंग एक साथ रखे जाएंगे। उनको सारा एफर्ट बनाया जाएगा कि वो एक साथ ही रहें, तभी अच्छा होगा। टुगेदर अनलेस इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट नॉट टू बी केप्ट टुगेदर। जब तक ये न लगे कि अगर उन लोगों को साथ में रखा जाता है तो उनका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब उनके हित में नहीं होगा, तब उनको साथ में नहीं रखा जाएगा। अगर उन बच्चों के हित में है तो उनको सारा एफर्ट डाल के उनको साथ में ही रखना है। अब सब सेक्शन 2 में क्या कहता है? फॉर चिल्ड्रेन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन शैल बी अंडरटेकन इन द ऑब्जर्वेशन होम। इसका मतलब हुआ जो चिल्ड्रेन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, मतलब जिन्होंने ऑफेंस किया है और 18 साल से कम वाले बच्चे हैं, उनको, उन सारे बच्चों को रिहैबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन के लिए उनको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट रिलीज्ड ऑन बेल और इन स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी और फिट फैसिलिटी और विद अ फिट पर्सन इफ प्लेस्ड देयर बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। अगर वो बच्चे को बेल पे नहीं छोड़ा गया है या उसको स्पेशल होम में रखा गया, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा गया है, फिट फैसिलिटी के अंदर में रखा गया है या फिट पर्सन के अंदर रखा गया है, तो उनको सोशल इंटीग्रेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे ये बच्चे हैं नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले, मतलब जिनकी देखभाल करना या संरक्षण करना, सुरक्षा देना ज़रूरी है। ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा, प्रोसेस वो पढ़ते हैं। Who are not placed in families for any reason may be placed in institution registered for such children under this act or with the fit person or fit facility on temporary or long term basis, and the process of rehabilitation and social integration shall be undertaken wherever the child is so placed। ऐसे बच्चे जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले हैं, अगर वो फैमिली में नहीं रखा गया जिनको, तो उनको सोशल इंटीग्रेशन रिहैबिलिटेशन के लिए उनको ये सब जगह पे रखा जाएगा। ये सब जगह कौन कौन से हैं? वो हो गए इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड, जो जो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड किए गए हैं इस एक्ट में, या फिट पर्सन को, या फिट फैसिलिटी वाले जगह पे। ये टेम्प्रोरी या लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी हो सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन शैल बी अंडरटेकन वेयर एवर द चाइल्ड इज सो प्लेस्ड। और उसी जगह पे उनका सोशल रीइंटीग्रेशन और रिहेबिलिटेशन होगा। द सब सेक्शन 4 क्या कहता है? द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु आर लिविंग इंस्टीट्यूशनल केयर or children in conflict with law living in special homes or a place of safety on attaining 18 years of age may be provided financial support as specified in section 46 to help them to reintegrate into mainstream of the society। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन थे और वो इंस्टीट्यूशनल केयर छोड़ रहे हैं, मतलब अब वो वहाँ से जा रहे निकल रहे हैं, या चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जो थे वो स्पेशल होम से जा रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, या प्लेस ऑफ सेफ्टी से उनको छोड़ा जा रहा है,
जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में सेक्शन 46 में दिया गया है। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया जा सकता है। क्यों दिया जाएगा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट? ताकि वो जो बच्चे हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन या चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, वो क्या कर सके, वो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर सके, वो समाज में जाके अच्छे काम कर सके, समाज में मिलन हो सके उनका, फिर से वो समाज के साथ मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। अब आगे सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 कहता है रीस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। रीस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मतलब कि उस चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनको रीस्टोर किया जाए। रीस्टोर कहाँ किया जाएगा, ये सारे चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। सब सेक्शन 1 में क्या कहता है? द रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड शैल बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और ओपन शेल्टर। रिस्टोरेशन मतलब उनको फिर से समाज मतलब अपने फैमिली के पास जहाँ से वो आए थे वहाँ पे उनको फिर से स्थापित कर देना, उसको रिस्टोरेशन बोलते हैं। मतलब फैमिली से अगर भागा हुआ है, अडॉप्ट मतलब एबंडन्ड है, तो उनको फिर से उनके फैमिली तक पहुंचाना ही रिस्टोरेशन का काम होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो चिल्ड्रन होम है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है या ओपन शेल्टर है, उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा वो प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा कि उन बच्चों को रिस्टोर कर सके, उनको सुरक्षा दे सके। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? चिल्ड्रंस होम स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और एन ओपन शेल्टर एज केस में बी shall take such steps as are considered necessary for the restoration and protection of child deprived of his family environment temporarily or permanently where such child is under their care and protection। इसका मतलब हुआ कि चिल्ड्रन होम या स्पेशलाइज्ड एजेंसी या ओपन शेल्टर जो भी हो, शैल टेक सच स्टेप, ऐसा स्टेप उठाएंगे जो कि उस बच्चे को रिस्टोर या उसको सुरक्षा कर देने के लिए ज़रूरी होगा और उस बच्चे को उसके फैमिली में उनको स्थापित करेंगे। उनको उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। उन जितने भी स्टेप हैं वो इन सब चिल्ड्रन होम या स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी या ओपन शेल्टर वालों को ये सारे स्टेप उठाना चाहिए, उठाना होगा कि उनको टेम्पोररी और परमानेंटली उनको टेम्पोररी और परमानेंटली जो चाइल्ड उनके पास थे उनको फैमिली इन्वायरमेंट में डालने के लिए सारे स्टेप उठाने होंगे। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? द कमिटी शैल हैव द पावर टू रिस्टोर एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन टू हिज पेरेंट्स, गार्जियन और फिट पर्सन एज द केस में बी after determining the suitability of the parents or guardian or fit person to take care of the child and give them suitable directions। इसका मतलब हुआ कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनके पास पावर होगा कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनको रिस्टोर करेंगे पेरेंट्स के पास, गार्जियन के पास या फिट पर्सन के पास। उसको वहाँ रिस्टोर करने के लिए उनको ये इंक्वायरी करेंगे वो और डिटरमाइन करेंगे कि क्या वो पेरेंट्स उनके लिए सूटेबल हैं, गार्जियन सूटेबल हैं, फिट पर्सन जो है वो सूटेबल है कि नहीं। वो सूटेबिलिटी का लिए भी एक डायरेक्शन देंगे, वो उनके पास ये पावर है। तो पेरेंट्स के पास जाने देने के लिए भी डिटरमाइन करने का पावर जो होगा वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास होगा। अगर वो पेरेंट्स, गार्जियन, फिट पर्सन वो बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है तो उनको वो वहाँ पे रिस्टोर नहीं करेंगे। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पावर होता है। एक्सप्लेनेशन फॉर
The purpose of this section restoration and protection of child means restoration to। अब इसमें यहाँ बोला हुआ कि रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मतलब होता क्या है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो जब पेरेंट्स के पास, एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास, फॉस्टर पेरेंट्स के पास, गार्जियन के पास, फिट पर्सन के पास जब रिस्टोर किया जाता है तो उसको रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड बोला जाएगा। सेक्शन 41 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। अब उसमें बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूशन है उनका कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उनके बारे में सेक्शन 41 डील करता है। तो इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब उस समय कोई भी लॉ जो अस्तित्व में हो उनके होने के बावजूद all institution whether run by state government or by voluntary or NGO which are meant either wholly or partially for housing children in need of care and protection or children in conflict with law shall be registered under this act in such manner as may be prescribed। इसका मतलब हुआ कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हों या वॉलेंट्री किसी पर्सन के द्वारा चलाए जा रहे हों या एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे हों, जो कि विच आर मींट आइदर होली और पार्शली फॉर हाउसिंग, जो कि होली मतलब पूर्ण रूप से या पार्शली या थोड़े पार्शियल रूप से हाउसिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट उनके लिए चलाए जा रहे हों, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए चलाए जा रहे हों, शैल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो उनको क्या होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन को एक्ट में, इस एक्ट में रजिस्टर्ड किया होना चाहिए जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। विदिन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। वो कितने दिनों के अंदर में होना चाहिए रजिस्टर्ड? 6 months, 6 महीनों के अंदर में वो रजिस्टर होना चाहिए। कब से? जब से ये एक्ट कमेंसमेंट हुआ है तब से 6 महीने के अंदर में उन इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी स्टेट गवर्नमेंट और नॉट। ये मायने नहीं रखता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट ले रहे हैं या नहीं या स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं या नहीं, प्रोवाइडेड दैट द इंस्टीट्यूशन हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 on the date of the commencement of this act shall be deemed to have registered under this act, provided that juvenile justice having valid registration। इसमें ये भी बोला गया कि जे एक्ट जो 2000 वाला है उनके कमेंसमेंट के अंदर भी ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन एंड रिकॉर्ड द कैपेसिटी एंड द पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड शैल रजिस्टर द इंस्टीट्यूशन एज चिल्ड्रन होम और ओपन शेल्टर, स्पेशलाइजेज एडॉप्शन एजेंसी और ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में बी। इसमें कहता है कि रजिस्ट्रेशन के समय में ये जो सेक्शन है इसके अंदर में स्टेट गवर्नमेंट जो करेगी, क्या करेगी कि डिटरमाइन करेगी या रिकॉर्ड करेगी, डिटरमाइन करेगी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास कैपेसिटी है या नहीं है, कि ये इंस्टीट्यूशन जो है चाइल्ड के लिए वो चला सकते हैं या नहीं, वो इस बात को डिटरमाइन करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और दूसरा क्या काम करेगी कि किस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन है उसको भी डिटरमाइन और रिकॉर्ड करेगी। एंड रजिस्टर, और उनको रजिस्टर करेगी किस तरह पे, मतलब वो डिटरमाइन और रिकॉर्ड करेगी कि ये चिल्ड्रन होम है या ओपन शेल्टर है या स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है या ऑब्जर्वेशन होम है या स्पेशल होम है या प्लेस ऑफ सेफ्टी है। ये कैटेगरी में इनको रजिस्टर करेगी।
कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 कहता है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन 1 फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग और न्यू इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, द स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब हुआ जब कोई न्यू रजिस्ट्रेशन आता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो क्या होगी कि वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उनको देगी जब से वो रिसिप्ट उनको एप्लीकेशन का रिसीट मिला है उस समय से 1 महीने के अंदर में उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा। इन ऑर्डर टू ब्रिंग सच institution in the purview of this act and shall determine the capacity of the home which shall be mentioned in registration certificate, provided that if the said institution does not fulfill the prescribed criteria of the registration within period specified in subsection 1, the provisional registration shall stand cancelled and the provision of subsection 5 shall apply। इसका मतलब हुआ और वो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन जो था वो 6 महीने का था। उस 6 महीने के दौरान में क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट? उसको डिटरमाइन करेगी, उसके कैपेसिटी को उसको टेस्ट करेगी। अगर उस समय में उस बीच में ये उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट इशू अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द application. The proof of receipt of application for the registration shall be treated as provisional registration to run an institution for the maximum period of 6 months। इसमें बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर में तो जो एप्लीकेशन का रिसीट का जो प्रूफ होगा उसको ही ये ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है और वो 6 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। सब सेक्शन 5 क्या कहता है? इफ़ द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months बाई एनी ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट it shall be regarded as dereliction of duty on the part of their higher controlling authority and appropriate departmental proceedings shall be initiated। अगर वो 6 महीने के अंदर में रजिस्ट्रेशन डिस्पोज नहीं होता है बाय एनी ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट तो उस केस में ये माना जाएगा कि ये ड्यूटी का डिलिडिक्शन है ऑन देयर पार्ट बाय देयर हायर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होंगे वो बोलेंगे कि ये डिलिडिक्शन है एंड जो अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जो होगा वो इनिशिएट किया जाएगा उस ऑफिसर के खिलाफ। सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन शैल बी 5 years एंड इट शैल बी सब्जेक्ट टू रिन्यूअल इन एवरी 5 years। इसका क्या मतलब हुआ? द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो 5 साल का होगा एंड हर 5 साल पे इसको रिन्यू कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद ये ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर से रिन्यू कराया जाएगा हर 5 साल पे। सब सेक्शन 7 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कैंसिल और विदहोल्ड रजिस्ट्रेशन एज द केस मे बी of such institution which fail to provide rehabilitation and reintegration services specified in section 53 until such time that registration of an institution is renewed or granted, the state government shall manage the institution। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? जो जो प्रोसीजर दिया गया है उसके तहत उसको कैंसिल कर सकती है और
उसके रजिस्ट्रेशन को रोक सकती है। कब रोक सकती है? जब वो जो इंस्टीट्यूशन है वो रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन सर्विसेज नहीं दे पा रही है, तो उस केस में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है या उसके रजिस्ट्रेशन को विदहोल्ड कर सकती है। Until time that registration of institution is renewed or granted, the state government shall manage the institution। और जब तक वो रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू या ग्रांट नहीं किया जाता है, तब तक क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करेगी। सब सेक्शन 8 क्या कहता है? एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी ड्यूटी बाउंड टू एडमिट चिल्ड्रेन subject to the capacity of the institution as directed by the committee, whether they are receiving grant from the central government or, as the case may be, the state government or not। इसका मतलब हुआ कि जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड किए गए हैं वो ड्यूटी बाउंड होंगे वो चाइल्ड को एडमिट करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई चाइल्ड आया है तो उनको नहीं रखेंगे अपने पास, रजिस्टर्ड है तो वो उनको ड्यूटी बनता है कि वो उन बच्चों को एडमिट करे अपने इंस्टीट्यूशन में, जैसा कि उनका कैपेसिटी है। मतलब वो किस लिए हैं, चिल्ड्रेन होम है या ऑब्जर्वेशन होम है या प्लेस ऑफ सेफ्टी है, जिस तरह का उनका कैपेसिटी होगा उस तरह से वो उस बच्चे को एडमिट करेंगे, जैसा कि चाइल्ड वेयर कमेटी द्वारा डायरेक्ट किया गया है। और ये ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मतलब जो कि ये इंस्टीट्यूशंस है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, वो उनको ग्रांट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, ये ज़रूरी नहीं है। उनको उनकी ड्यूटी होती है कि वो चाइल्ड को एडमिट करेंगे। सब सेक्शन 9 क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, द इंस्पेक्शन कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 54 shall have the power to inspect any institution housing children even if not registered under this act to determine whether such institution is housing children in need of care and protection। इसमें बोला गया है कि कमेटी जो इंस्पेक्शन कमेटी जो अपॉइंट की जाती है सेक्शन 54 के अंडर में, उनके पास पावर होगा कि वो चाइल्ड हाउस जो इंस्टीट्यूशंस है उनको इंस्पेक्ट कर सके, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो इस एक्ट में फिर भी। अब सेक्शन 42 क्या कहता है? पेनाल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। क्या पेनाल्टी होगा अगर वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है तो इसमें कहता है एनी पर्सन और पर्सन्स इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रेन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हु फेल्स टू comply with the provision of the subsection 1 of Section 41 shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or fine of not less than 1 लाख रुपीज़ और बोथ। इसका मतलब उनका जो पेनल्टी मिलती है वो 1 साल तक की सज़ा में इम्प्रिजनमेंट होता है, 1 साल तक के लिए। वो 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, 5 मंथ 6 मंथ, वो मैक्सिमम जो होगा 1 ईयर तक के 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन होगा नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़। मतलब 1 लाख से नीचे नहीं होगा, 1 लाख से ऊपर होगा, या बोथ या दोनों हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट एवरी 30 days डिले इन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट ऑफेंस। इसका मतलब हुआ कि अगर रजिस्ट्रेशन कराने में 30 दिन का जो डिले किया जाएगा तो हर 30 दिन का जो डिले है वो एक सेपरेट ऑफेंस माना जाएगा। मतलब ये जो पेनल्टी है वो बढ़ते चला जाएगा, हर 30 दिन के बाद वो सेपरेट ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो सेपरेट की तरह पेनल्टी भी उनको दी जाएगी। Thank you for watching video. Please like, subscribe and share.